अगर आप मेरे चैनल बायोदेवी रिंकल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। चलते हैं फिर से आज एक नए लेक्चर के साथ। जैसा कि अपना नर्वस सिस्टम वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है तो एक नया पोर्शन जो है वो मैं स्टार्ट किया है। काफी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि जो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन और इकोलॉजी है मैम वो पढ़ाओ, थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है। तो मिस्टर मुनीर, ईशा एंड और भी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी, आज रिक्वेस्ट कबूल हुई है और अपन स्टार्ट करने वाले हैं इकोलॉजी। इसमें मैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला पोर्शन भी कराऊंगी और इकोसिस्टम वाला पोर्शन भी कराऊंगी। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोलॉजी। और जब भी अपन कोई टर्म पढ़ते हैं तो उसके माई बाप कौन है वो भी पढ़ना पड़ता है ना। तो फादर ऑफ इकोलॉजी किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर वॉल्ट हम्बोल्ट। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वॉल्ट हम्बोल्ट। ये जो है फादर ऑफ इकोलॉजी कहलाते हैं। और वैसे ही इंडिया में भी एक आदमी को फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है, वो हो जाते हैं रामदेव मिश्र। कौन है? रामदेव मिश्र। रामदेव याद रख लो आप, बहुत है इतना। रामदेव मिश्रा, ठीक है, या मिश्रा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं मिश्रा। ओके, तो जहां पर एनसीईआरटी का चैप्टर चालू होता है उससे जहां पहले जो इंट्रोडक्शन दे रखा है वो वहां पे आपको ये रामदेव जी मिल जाएंगे। ओके, और फिर अपन बात करेंगे टर्म किसने दी है। तो ये जो टर्म देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे हैकल। कौन थे? ये जो साइंटिस्ट थे वो थे हैकल। तो इन तीनों का नाम आपको अच्छे से लर्न करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फादर ऑफ इकोलॉजी कौन कहलाते हैं? अलेक्जेंडर वॉल्ट हम्बोल्ट। एंड इंडिया के अंदर इकोलॉजी के फादर किसे कहा जाएगा? तो रामदेव मिश्रा को। और ये टर्म किसने दी थी? जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं मेनली वहां पर ये टर्म्स किसने दी थी, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आज हो सकता है आगे के एग्जाम में भी पूछा जाए। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि हैकल ने दी थी। और भी थोड़ा अच्छे तरीके से याद रखना हो तो मैं बताती हूँ। जैसे अपन एबीसीडी बोलते हैं तो ई और एच पास पास आता है ना, ज्यादा दूर नहीं होता है। तो वहां से आप ऐसे याद रख लेना कि ये जो टर्म है किसने दी थी? हैकल ने दी थी। अब देखिए बात करें इकोलॉजी होती क्या है। तो इसमें आपको दो चीज पढ़नी पड़ती है, एक तो ऑर्गेनिज्म और दूसरा एनवायरमेंट। मतलब कि ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म के साथ भी इंटरेक्शन कर सकते हैं, एनवायरमेंट का भी आपस में जो इंटरेक्शन चलता रहता है। लेकिन जब ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ एक टर्म यूज की जाती है बायोटिक, और जब एनवायरमेंट की बात की जाती है तो वहां करते हैं एबायोटिक। तो डेफिनेशन में आप ऐसा भी लिख सकते हैं, द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट जो है उसकी स्टडी करने को क्या कहेंगे? इकोलॉजी कहेंगे। तो कोई आपको डेफिनेशन पूछ ले कि व्हाट इज द इकोलॉजी, तो आप कह सकते हो द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग्स ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। और इसी की जगह आप क्या बोल सकते हैं? इंटरेक्शन अमंग्स द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये हो जाता है आपका इकोलॉजी की डेफिनेशन। अब अपन आगे चलते हैं। बायोटिक फैक्टर्स में अपन किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं, मेनली कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे? ये पैथोजन हो जाएंगे, पैथोजन हो गए, पैरासाइट हो गए, कंपिटिटर हो गए, प्रेडेटर्स हो गए। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन से हो जाएंगे? आपके ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे। और एनवायरमेंट में क्या क्या एबायोटिक फैक्टर आ जाएंगे? टेम्परेचर, फिर लाइट, सॉइल, वाटर। तो ये सारे आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स है जो इंटरेक्शन कर सकते हैं। मतलब जो आदमी है बिना पानी रह नहीं सकता है, सॉइल में जो प्लांट उगी उन्हीं को खा रहा है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी वेजिटेशन चेंजेस हो रही है। और एक और कौन सा जगह? लाइट। तो लाइट नहीं है तो सनलाइट नहीं है तो सीधी सी बात है क्या नहीं बनेगा? फोटोसिंथेसिस से फूड नहीं बनेगा प्लांट्स का। तो जब ऑटोट्रॉप्स नहीं होंगे तो हेटेरोट्रॉप क्या करेंगे? जिंदे में जाएंगे नहीं ना। तो ये इस तरह का जो इंटरेक्शन होता है उसे अपन क्या कह सकते हैं कि इकोलॉजी है ये। अब देखिए जब भी अपन ये इंटरेक्शन अगर पढ़ते हैं तो यहाँ आपको एक और चीज याद रखनी है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म है नेचुरल सिलेक्शन करवाएगा, और नेचुरल सिलेक्शन में अगर उसको एनवायरनमेंट ने चूज कर लिया है कि भाई ये बिल्कुल फिट है, ये जो है हमारे आगे जाके रिप्रोडक्शन एंड सारी प्रोसेसेस करवा सकता है, तो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? उसको चूज किया जाएगा और चूज करके वो क्या करेगा? सरवाइव करेगा। इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर में रहते हैं।
अब जहां पर ऑर्गेनिज्म रह रहा है उस स्थान को क्या कहते हैं, हैबिटेट। क्या कहेंगे, हैबिटेट। मतलब आपकी भी तो एक पर्टिकुलर हैबिटेट है ना, आप कौन से एरिया में रहते हो, क्या रहते हो वो, तो जो प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव वो कौन सा हो जाएगा, हैबिटेट। अब हैबिटेट बहुत बड़ी सी भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल एक पूरा पॉन्ड भी है वो भी एक हैबिटेट है, पूरी जंगल है वो भी एक हैबिटेट है, तो मतलब हैबिटेट बड़ी होती है। लेकिन हैबिटेट के अंदर भी पर्टिकुलर किसी जगह को स्पेसिफाइड कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल पूरा ट्री की अगर अपन बात करो, ट्री में सिर्फ कैनोपी की बात करें, तो ट्री कैनोपी की अगर मैं बात करूं तो ट्री कैनोपी जो होगी, ट्री कैनोपी जो है उसके लिए एक टर्म यूज की जाएगी, वो होती है माइक्रो हैबिटेट। और जैसे पूरे पॉन्ड में से सिर्फ पॉन्ड के तल की मैं बात करूं तो वो भी क्या हो जाएगा, माइक्रो हैबिटेट। तो यानी हैबिटेट में भी अगर उसको डिफरेंशिएट करके एक छोटी सी जगह बोल दी जाए तो वो माइक्रो हैबिटेट हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन आता है, एक टर्म आती है निच। निच किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए आपको पहले तो ये सोचना है कि आपका खुद का निच कैसा है। फॉर एग्जाम्पल आप घर में कहाँ रहते हैं, मोस्टली एक कमरा होता होगा जहां पे आप बैठे रहते होंगे, या पर्टिकुलर एक प्लेस होता होगा जहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां आप बैठे रहते हो, और वहां की सिचुएशन कैसी है, कंडीशन जिसको आप टॉलरेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, टॉलरेट कर रहे हो, मतलब आपको वो इजीली कंफर्टेबली सहन हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो कि उसको जैसे रात को आपको सोना है तो आप पजामा पहन के सो रहे हो, तो आपने क्या किया है कि एक पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया बना लिया है कि जब मैं ऐसा कपड़े पहनूंगा तभी मुझे नींद आएगी, तो वो ऐसी सिचुएशन में वो आपको टॉलरेबल है। और उसी समय आपको बोलते हैं जींस पहन के सोना है तो आप बोलोगे अरे जींस, इट्स नॉट पॉसिबल। तो वैसे ही ऑर्गेनिज्म के एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, रेंज ऑफ कंडीशन, जहां उसको टॉलरेंस मिलती है या उसको वो सहन कर सकता है। और एक ऐसा एरिया जहां पर क्या है, रिसोर्स है, और रिसोर्स का वो क्या कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है। मतलब आपके रूम में आपकी मम्मी बराबर टाइम टू टाइम आपको क्या दे रही है, खाना देने आ रही है, तो आपका रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा सा हो रहा है। तो ये वैसे किस बिहाफ पे अपन बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म के बिहाफ पे, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसको टॉलरेट वो कर रहा है। दूसरी बात, वहां पर रिसोर्स भी क्या है, पूरी तरह से उसको मिल रहे हैं, चाहे खाना पीना नहाना वगैरह सब कुछ उसका उस कमरे में हो रहा है, मतलब सारे फंक्शंस। और इसी के साथ वो इकोसिस्टम में फंक्शनल रोल भी कर रहा है। फंक्शनल रोल इन इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, हर ऑर्गेनिज्म का एक फंक्शनल रोल होता है इकोसिस्टम में। अगर उसका वो रोल डिस्टर्ब कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए सारे बर्ड्स को मार दिया जाए तो बर्ड्स मर जाएंगे, तो कीड़े बढ़ जाएंगे, कीड़े बढ़ जाएंगे तो फसलें खत्म हो जाएगी। और मान लीजिए सारे वीड्स, खरपतवार आपने हटा दी, ठीक है, तो खरपतवार नहीं होगी तो फसल जो है वो खुद ही पूरी नष्ट हो जाएगी। कैसे कि खरपतवार में जो जीव रह रहे हैं वो खरपतवार खा के फसल को तो सेफ छोड़ रहे हैं। या मान लीजिए किसी जंगल के शेर को आपने हटा दिया, किसी की स्पीशीज को आपने हटा दिया है, तो जंगल का शेर अगर मर जाएगा तो एनिमल्स का जो नंबर है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, मतलब उसको खाने वाले कोई है नहीं, जंगल का राजा ही नहीं, तो वहां पर जो है ऑर्गेनिज्म कैसे हो गए, एक्स्ट्रा नंबर हो गया, तो जो यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई। या पॉन्ड के अंदर आपने बड़ी मछलियों को मार दिया तो छोटी मछलियां एक्स्ट्रा नंबर हो जाएगा उनका, तो पॉन्ड की जो सिचुएशन है वो भी कैसी होगी, गड़बड़ हो गई। तो निच मतलब एक ऐसी जगह, ये एक ऐसा छोटा पर्टिकुलर एरिया जहां पर क्या होता है, कंडीशनल टॉलरेंस, रिसोर्सेस का कंपनशन और फंक्शनल रोल इन इकोसिस्टम, उस जगह को किसी ऑर्गेनिज्म की निच कहा जाता है। यानी उसके लिए आप डायरेक्ट मान सकते हैं अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, तो जो कुत्ते की जो गली है ना वो उसका निच है, कि वहां पर वो पर्टिकुलर सारे काम कर रहा है, एक फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है, बाहर से कोई आ रहा है तो उसको ऐसे कर रहा है। तो ये सारी चीजें कैसे, एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर प्लेस जिस पूरे के अंदर वो अपने फंक्शनल रोल को प्ले करता है वो उसका निच कहलाता है। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर्स यहां आ जाएंगे वो देखते हैं। अब जब अपन ने इतना सारा डिस्कस कर लिया नीच वगैरह सबके बारे में, तो सबसे पहला जो फैक्टर है उस पर अपन चलते हैं, एबायोटिक फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर जो वो है आपका क्या है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की जब भी बात करते हैं तो टेम्परेचर जो होता है हर जगह पर वेरी करता है, यानी शिमला में अलग टेम्परेचर है, राजस्थान में अलग टेम्परेचर है, सारे एल्टीट्यूड्स जो है सारे कैसे कैसे हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर को। और जहां टेम्परेचर अलग होगा वहां पर वेजिटेशन भी अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल शंकु जो ट्रीज है, मतलब क्रिसमस शेप वाले, वो कहाँ पर है, अपर पार्ट्स में है, पोलर एरियाज की तरफ है, लेकिन राजस्थान में वो कटीली झाड़ियां है, बबूर है, इसी के साथ सेलिब्रेशन करना पड़ता है। तो बात करें अगर पूरी अर्थ, मान लीजिए ये अर्थ है तो ये आपकी इक्वेटर हो गई, इक्वेटर से जब आप पोल की तरफ जाते हो तो टेम्परेचर क्या होता है, घटता है।
यहाँ जैसे यहाँ की बात मैं कर रही हूँ तो यहाँ पर लो टेम्परेचर है, और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए अपने भारत में गर्मी पड़ती है ना, कितनी गर्मी पड़ती है, ज्यादा है ना वहां के कंपैरिजन में पोलर एरिया से। अब अंटार्कटिका भेज दिया हो आपको तो कैसा हो, आपके लिए तो टॉलरेबल नहीं है ना। तो टेम्परेचर के जो रेंज को रेगुलेट करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी यानी अगर वो हाई टेम्परेचर को मतलब वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं तो उन्हें यूरीथर्मल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरीथर्मल। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नैरो मतलब बहुत ही कम रेंज को रेगुलेट कर सकते हैं उन्हें स्टेनोथर्मल भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन आ सकता है, आप देख लीजिए यूरीथर्मल कब हो जाएगा, दोस विच कैन बियर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब ज्यादा लंबा चौड़ा टेम्परेचर का रेंज है ना वहां पर भी रेगुलेशन कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे है, नैरो रेंज में ही रह सकते हैं, मतलब इससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो राम नाम सत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑर्गेनिज्म को टेम्परेचर जैसे सेल्सियस में मापते हैं ना अपन, इतने डिग्री सेल्सियस ये वो, तो उसके बिहाफ पे भी जैसे टेम्परेचर रेगुलेशन कैसा है ऑर्गेनिज्म में, उनके बिहाफ पे भी अपन दो कैटेगरी बना सकते हैं, एक हो जाएंगे कोल्ड ब्लडेड है ना, और एक हो जाएंगे वार्म ब्लडेड। अब देखिए ये कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड के लिए एक और टर्म यूज की जाती है, इन्हें बोलते हैं एक्टोथर्म, क्या बोलेंगे, और इन्हें बोलेंगे एंडोथर्म। अब ये एक्टोथर्म और एंडोथर्म क्या है, देखिए जब भी अगर हम बात करें एक्टोथर्म की तो एक्टोथर्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एटमॉस्फेयर में कितना टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर रखते हैं, मतलब बाहर अगर 25 डिग्री है तो अपनी बॉडी के अंदर भी 25 डिग्री मेंटेन करके वो रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्नेक हो गया है ना, फ्रॉग्स हो गए, ये क्या करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर के साथ रेगुलेट करते हैं। तो आपने देखा होगा मोस्टली जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है वो या तो शेडो में रहेंगे या नॉक्टर्नल रहेंगे, मतलब रात को निकलेंगे, क्योंकि हाई टेम्परेचर उनकी बॉडी को इतना ज्यादा वो ले जा नहीं पाएंगे, तो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को उनको मेंटेन करके रखना है, तो वो कैसे होते हैं मोस्टली, या तो हो जाएंगे नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल वो होते हैं जो रात को बाहर निकलते हैं, मतलब जो अपनी रात्रिकालीन सेवाएं देते हैं, और दूसरे या फिर वो कहाँ रहेंगे, शेडो में, पेड़ की तने के नीचे बिल्कुल बिल बनाकर, या ऐसी ऐसी जगहों पर जहां पर गर्मी ज्यादा नहीं है। तो एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स भी होता है बोला, ये कोल्ड ब्लडेड तक। लेकिन जो बर्ड्स और मैमल्स है यानी अपन भी, अपन कैसे है, अपन वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड का एग्जांपल सीधी सी बात है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है ना 37 डिग्री सेल्सियस, तो इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की, ये भी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। और इसको क्या बोला जाता है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने में बोलते हैं होम्योस्टेसिस। क्या बोलेंगे, होम्योस्टेसिस, यानी मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इन आर बॉडी, अपन बिल्कुल मेंटेन करके रख रहे हैं 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब आप शिमला में भी जा रहे हो तो इतना ही टेम्परेचर है, लेकिन जब आपको बुखार आता है तो आपका टेम्परेचर का वेरिएशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो समझ में आया क्या हो जाएंगे, कोल्ड ब्लडेड को एक्टोथर्म भी कहा जाता है और वार्म ब्लडेड को एंडोथर्म भी कहा जाता है। तो आपको याद कैसे रखना है, एंडो मतलब अंदर, वार्म मतलब गर्म, तो इसके अंदर गर्मी ज्यादा है। ठीक है, तो अपने अंदर गर्मी ज्यादा है ना, मतलब बहुत गुस्सा आता है अपने को एकदम यूं दिनचैक, अपन कैसा रोल प्ले करते हैं, एकदम जल्दी गुस्सा आ गया, एकदम आगे वाले को झाड़ दिया, ये बोल दिया, ये कर दिया, तो अपन कैसे होगा, वार्म ब्लडेड। तो अपने जस्ट ऊपर भी कौन है, बर्ड्स भी है, तो बर्ड्स भी कैसे हो जाएंगे, वार्म ब्लडेड हो जाएंगे, लेकिन उनके नीचे जो सारे हैं फिशेस वगैरह ये सब कोल्ड ब्लडेड में आ जाते हैं। जब आप एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ते हो तो वहां ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है जो सबसे पहले लिखा हुआ आता है कि दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड, दीज आर वार्म ब्लडेड। ठीक है, अब वर्नलाइजेशन भी होता है, वर्नलाइजेशन में कैसा हो जाएगा, सीड कंट्रोल, फ्लावरिंग कंट्रोल, ये सब भी टेम्परेचर करता है। तो टेम्परेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इकोसिस्टम के अंदर। क्लियर, यानी वेजिटेशन को भी डिसाइड करवा रहा है, ऑर्गेनिज्मों को कैसे रहना है वो भी डिसाइड करा रहा है, और प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे, ये सब भी सारी बातें वो कंट्रोल कर रहा है ना। फिर जो वाटर होता है ना, वाटर के अंदर भी एक चीज होती है, पानी के अंदर ऊपर की सतह जो होती है ना वहां पर बहुत गर्म रहता है, ओके, लेकिन नीचे जो होता है ना वहां पर ठंडा रहता है। तो जहां ये मिक्सिंग होती है ना वहां पे फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो टेम्परेचर वो चीज भी करवा रहा है। फिर थर्मल वेंट वगैरह होते हैं, जो अंडरग्राउंड हॉट स्प्रिंग्स वगैरह है, वहां पर बहुत ज्यादा गर्म पानी होता है, तो वहां पर अलग प्रकार की ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। जैसे थर्मस एक्वेटिकस करके एक बैक्टीरिया होता है, वो 90 डिग्री से भी अबोव तक रह सकता है, जिसको अपन पीसीआर में यूज करते हैं। तो टेम्परेचर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के अंदर कि कैसे वो इकोसिस्टम को मेंटेन करा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, तो वो जो फैक्टर हो जाता है वो कौन सा हो जाएगा आपका, वाटर। अब अपन पानी की बात कर रहे हैं तो पानी के बिना तो रह नहीं सकते भाई, पानी तो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
कैसे इंपॉर्टेंट है कि वाटर क्या कर रहा है, पूरा रोटेट होता रहता है। तो जो वाटर है ना एक साइकिल को रेगुलेट करता है। साइकिल को कैसे, मतलब 3 जगहों पर पानी घूमता रहता है। कहाँ कहाँ पे, एक आपका हो जाएगा लैंड, ठीक है, एक आपका हो जाएगा एयर, और तीसरा आपका हो जाएगा एक्वेटिक सिस्टम्स, ठीक है। मतलब पेड़ पौधे ने ऊपर पानी भाप बना के भेजा, करा, हेल्प करी, बादल बने तो बारिश हुई तो जमीन पर गिरी तो जितना यूज करना था जमीन को उतना, ठीक है। बाकी नदियों के साथ चली गई, नदियां समुद्र में चली गई, ठीक है। तो एयर के अंदर वेपर बनी होती है सारे, तो 3 जगहों पर ही पानी घूमता है ना। तो द अमाउंट ऑफ वाटर इज कांस्टेंट ऑन द अर्थ, फिक्स है इतना ही पानी, लेकिन बस उसका रोटेशन होता रहता है। जैसे अपन कहते हैं ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो वाटर के साथ भी ऐसा ही है, फिक्स है अमाउंट, कहीं और से भेज नहीं रहे। मतलब ब्रह्मा जी ने वहां से हाथ नहीं दिखाया तथास्तु और एकदम धरती पे पानी और आ गया, ऐसा नहीं है। मतलब पानी जो है, तो इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो इसमें कहा हो रहा है, पानी पूरा रोटेशन करता रहता है। अब वाटर की यूटिलिटी के बेसिस पर भी ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन जो है वो कैसे है, अपन ह्यूमन है, कितना % वाटर यूज करते हैं रेगुलरली, अपन 5 से 7 लीटर पानी पीते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बहुत ही डेजर्ट एरिया में रहते हैं। तो कुछ फिशेज, ये छिपकली वगैरह का आपने स्टडी अगर किया हो तो कुछ स्पेशल टाइप की छिपकलियां वगैरह भी होती है जो क्या करती है, पानी पीती नहीं है। जो एटमॉस्फेयर के, मतलब जो उनका बॉडी का मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहा है ना, उस मेटाबॉलिक रिएक्शन से जितना पानी बन रहा है ना उसी को यूज करती है। तो अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी ऑफ वाटर, ऑर्गेनिज्म 2 कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। मतलब पोलर वाले अलग हो जाएंगे, अपने इधर वाले अलग हो जाएंगे, जो एक्वेटिक एनिमल है वो अलग हो जाएंगे। तो वाटर की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जा सकता है। अब जो सदाबहार वन होते हैं, बहुत हरियाली होती है वहां पर, लेकिन अपने रेगिस्तान में तो जाओगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। तो अलग अलग हो गया ना, वाटर की अवेलेबिलिटी के बिहाफ पर अलग तरह का वेजिटेशन हो गया, और जहां पर नहीं है वहां अलग हो गया। अब आप लोगों को लगता होगा कि जो एनिमल पानी में रहते हैं उनके तो बहुत मजे हैं, जब जितना मर्जी हो तो पानी पी सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वाटर के अंदर एक प्रॉब्लम होती है ऑस्मोलैरिटी की, क्योंकि बहुत सैलाइन है ना वाटर। वाटर कैसे, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सैलाइन वाटर है, तो उस वाटर को भी उतना ही कंज्यूम किया जा सकता है जितना उनका यूटिलाइजेबल अमाउंट है। क्योंकि कुछ कुछ हाइड्रोसैलाइन वेंट्स ऐसे होते हैं जहां 100 डिग्री से भी ज्यादा क्या होते हैं, सैलिनिटी पानी की होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मान लो फ्रेश वाटर में रहने वाली फिशेज है, फ्रेश वाटर में रहने वाली फिश को मैं अगर डाल दूं सी के अंदर, तो सिर्फ कुछ ही टाइम तक वो जिंदा रहेगी, बाद में वो मर जाएगी, बिकॉज वो फ्रेश वाटर है। तो जो हाई सैलिनिटी वाला वाटर है वो उसकी बॉडी में एंटर करके उसकी बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो वाटर भी कैसे इफेक्ट करता है आपको समझ में आया। सैलिनिटी एक बहुत बड़ा इशू है, सैलिनिटी, और सैलिनिटी की वजह से वाटर पूरी तरह से अवेलेबिलिटी नहीं है। मतलब आप इतना सारा महासागर भरे हुए पानी के, लेकिन अपने घर में पाइप लगा के नहा तो सकते नहीं नहा सकते ना, बिकॉज सैलिनिटी इज देयर। उस पानी को पी भी नहीं सकते क्योंकि इतना खारा नहीं पी सकते, आपकी बॉडी में हजम भी नहीं होगा। तो सैलिनिटी एक बहुत बड़ा इशू है, उस वजह से पूरा के पूरा वाटर यूज नहीं कर पाते हैं। उस वाटर का जो कन्वर्जन हो रहा है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के द्वारा, उतना ही वाटर यूज कर पाते हैं। तो ये आपका एक और फैक्टर हो जाता है। ओके, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा इकोलॉजी जो है, थोड़ा सा कैसा है ना, एकदम मतलब है बहुत टॉपिक इजी, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें ज्यादा है। तो आप जैसे जैसे रीड आउट करोगे आपको समझ में आता जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। और आपको 3 काम करने हैं, कौन कौन से। फर्स्ट, अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अगर दोस्तों को शेयर करने की इच्छा है तो शेयर करो, बिकॉज आप जितना शेयर करोगे उतना आप दूसरों की हेल्प करोगे, और मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है, मुझे भी लगता है कि हाँ चलो बच्चों को हेल्प मिल रही है तो मैं और अच्छे से और ज्यादा करूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी भी मेरा रेशियो उतना ही आता है। 66% जो है वो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, और 33% जो है वो कैसे कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके देख रहे हैं। तो प्लीज 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 सब्सक्राइब, ठीक है। चलते हैं, बाय बाय।